हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल गुप्ता। मेरा नाम राहुल गुप्ता है और हम फिजिक्स पढ़ेंगे। आपका दुष्यंत स्कूल के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भौतिक विज्ञान ट्वेल्थ, इसकी यूनिट फर्स्ट है आपकी यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की ये आपकी बोर्ड क्लास में आरपीएससी में 7 मार्क्स की यूनिट है, 7 मार्क्स की यूनिट है। ये 7 मार्क्स कवर होते हैं, बड़ी ही इम्पोर्टेंट यूनिट है ये। इसमें आपके 4 चैप्टर कवर होते हैं, 4 पार्ट हैं इसके अंदर। पहला है आपका विद्युत क्षेत्र, दूसरा है आपका गाउस के नियम एवं उसके अनुप्रयोग, तीसरा है आपका विद्युत विभव और चौथा है आपका विद्युत धारिता। पहला लेसन, दूसरा लेसन और तीसरा लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। चौथा लेसन चल रहा है आपका विद्युत धारिता, जिसमें कुछ पार्ट हो चुका है। उसके आगे का हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको स्थिर वैद्युतिकी का दे देता हूँ। ओके, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि स्थिर वैद्युतिकी 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्थिर और वैद्युतिकी। वैद्युतिकी का मतलब आप यहाँ थोड़ी देर के लिए आवेश समझकर चलिए। आवेश से संबंधित है ये। और स्थिर तो आप जानते ही हैं, विराम अवस्था। कहने का तात्पर्य यह है कि इस यूनिट में जो कि 4 चैप्टर कवर करती है, उसमें केवल और केवल आप आवेशों का अध्ययन करेंगे, उन आवेशों का अध्ययन करेंगे जो कि स्थिर हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई ये चार्ज है, अभी ये स्थिर है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है। अगर यह मोशन में आ जाएगा, गतिमान हो जाएगा, तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम पहले स्थिर आवेशों का अध्ययन करेंगे। जब ये 4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे आपके, उसके बाद में हम गतिमान आवेशों का अध्ययन करेंगे। ओके, उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं लेसन 4 पार्ट 4। इसमें आपका क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं? गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं? गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है, इतना कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए, इसका देखते हैं गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र, यहाँ शब्द सुन रहे हैं आप, संधारित्र। संधारित्र आपने पहले भी सुना है। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो कि विद्युत ऊर्जा का संचय करती है। विद्युत ऊर्जा का संचय करती है। यहाँ हम 3 तरह के संधारित्र पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। पहला तो आपका समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र हम पढ़ चुके हैं, गोलीय संधारित्र हम पढ़ेंगे और बेलनाकार संधारित्र आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखिए, पहले तो मैं इस गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन यहाँ आपको बताता हूँ, उसके बाद डायग्राम बना के इसको समझाएंगे।
डेफिनेशन, परिभाषा, गोलीय संधारित्र की परिभाषा। परस्पर समान व विपरीत प्रकृति के, परस्पर समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकृति वाले संकेंद्रीय चालक गोलों से निर्मित युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाती है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है जैसे गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं और गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करने का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें। जैसे गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे तो 1 नंबर का डेफिनेशन हो गया, 1 नंबर मिल जाएगा आपको, सही डेफिनेशन लिखी है। व्यंजक आपने निकाल दिया सही, तो जैसे 2 नंबर का है तो उसमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो परस्पर समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त, शब्दों पे ध्यान देना है, परस्पर समान और विपरीत प्रकृति जैसे मान के चलो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, बट इनका जो मैग्नीट्यूड है, मीन्स इनका परिमाण है आवेश का, वो समान रहेगा। तो परस्पर समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकृति वाले संकेंद्रीय चालक गोलों से, संकेंद्रीय क्या होता है, संकेंद्रीय वह होते हैं जिनका केंद्र एक ही हो। जैसे इसका केंद्र है ये, तो दूसरा ये है तो उसका भी केंद्र यही हो, तो ये दोनों क्या हो गए, संकेंद्रीय। तो डेफिनेशन याद करनी है आपको, परस्पर समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकृति, इन दोनों की आकृति समान मतलब इनकी जो रेडियस है वो लगभग सेम होगी, वाले संकेंद्रीय चालक गोले, संकेंद्रीय जिनका केंद्र एक ही हो, संकेंद्रीय चालक गोलों से निर्मित युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाती है। आपको डेफिनेशन बार बार बोलनी है जिससे आपको ये कंठस्थ हो जाए। परस्पर समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकृति वाले संकेंद्रीय चालक गोलों से निर्मित युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाती है। आपको ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें, जैसे संकेंद्रीय है, समान व विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, समान आकृति के गोले हैं, ये वर्ड मिस नहीं करने हैं परिभाषा में, अन्यथा परिभाषा गलत हो सकती है और आपका मार्क्स कट सकता है। इसलिए हमें डेफिनेशन एज इट इज़ याद रखनी है। परस्पर समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकृति वाले संकेंद्रीय चालक गोलों से बनी युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाती है। समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं, संधारित्र का सिद्धांत भी आप पढ़ चुके हैं। उससे पहले हम यहाँ गोलीय संधारित्र की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। अब मैं डेफिनेशन के हिसाब से और इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ और आपको समझाते हैं। फिर देखिए, हमारे पास में यहाँ 2 गोले होंगे, एक तो ये होगा और एक होगा ये। ओके, डेफिनेशन में है संकेंद्रीय चालक गोले, ये दोनों ही चालक गोले हैं। ये बाहर वाला गोला है जिसको बाहरी गोला बोलते हैं, ये अंदर वाला गोला है जिसको भीतरी गोला बोलते हैं। ठीक है, ओके। संकेंद्रीय चालक गोले हैं तो इनका केंद्र दोनों का एक ही होगा, ये मान के चलते हैं केंद्र O है। ठीक है, इसकी रेडियस ये और इसकी रेडियस ये। ठीक है, इसकी रेडियस जैसे हम मान लेते हैं, बाहर वाले की रेडियस कुछ भी मान सकते हैं, जैसे हमने बाहर वाले की रेडियस R1 मान ली और इस अंदर वाले की रेडियस R2 मान ली। ये कह रहा है परस्पर समान व विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त समान आकृति वाले संकेंद्रीय चालक गोलों, ये ध्यान रखना ये चालक गोले हैं। ठीक है, संकेंद्रीय चालक गोलों से युक्त निर्मित युक्ति को गोलीय संधारित्र कहते हैं। हमारे पास में ये 2 गोले हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, ये बाहरी गोला है, ये अंदर का गोला है। ध्यान रखने वाली बात है
कि जो बाहरी गोला है ये तो आपका निश्चित रूप से होलो होगा, मतलब खोखला होगा, ये खोखला चालक गोला होगा। जो बाहरी गोला है आपका, ये आपका खोखला चालक गोला होगा, ठीक है। और ये जो अंदर वाला गोला है ये खोखला भी हो सकता है और ये ठोस भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ बाहर वाले गोले को हम कर देते हैं भूसंपर्कित, भूसंपर्कित कर दिया। आपको ध्यान रखना है किसी भी चालक वस्तु को यदि भूसंपर्कित कर दिया जाएगा तो उसका विभव जीरो हो जाएगा। किसी भी चालक वस्तु को यदि भूसंपर्कित कर दिया जाएगा तो उस पर उसका विभव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो साहब ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हम करते हैं कि इस गोले को, अंदर वाले गोले को हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं। गोले संधारित्र में ये जो अंदर वाला गोला है जो कि ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है, लेकिन बाहर वाला गोला आपका खोखला रहेगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाले गोले के अंदर ही तो ये अंदर वाला गोला आएगा और ये अंदर वाला गोला ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया तो ये प्लस क्यू चार्ज इस पर आ जाता है। ये प्लस क्यू चार्ज है। ये गोला है, इसका नाम मैं बी दे देता हूँ, बी गोला, और ये गोला है, इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, ए गोला। अब देखिए इस प्लस क्यू चार्ज को देने से प्रेरण विधि द्वारा, आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र के चैप्टर में प्रेरण विधि पढ़ी है, उस प्रेरण विधि के द्वारा इस प्लस चार्ज के अपोजिट चार्ज इस बाहरी गोले पर आ जाता है। ऐसे बाहरी गोले पर अपोजिट चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, ऐसे। नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाता है और इसकी बाहरी जो आउटर सरफेस है उसको हम क्या कर देते हैं, भूसंपर्कित। तो यहाँ इसका जो विभव है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। अब देखिए साहब, आप लोगों ने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में आपने देखा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की साइड होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो इसमें कहाँ से कहाँ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ऐसे। यहाँ बाहर की साइड जो E है विद्युत क्षेत्र वो क्या है, जीरो है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, चित्र समझ में आ गया होगा। ये गोला है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये वृत्त नहीं है, ये गोला है, 3D सरफेस है ये, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। गोला है ये, आप लोगों को ये जो चित्र है वो समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। अब हम इसकी धारिता निकालने की कोशिश करेंगे, इसकी धारिता निकालेंगे। तो धारिता निकालने के लिए हमारे पास में, आप जानते हैं कि धारिता निकालने का जो फॉर्मूला है, पहले ही फॉर्मूले के लेके चलो आप, शुरुआत के अपने दिमाग में ये फॉर्मूला होना चाहिए। क्या है धारिता निकालने का फॉर्मूला, C = Q/V। ओके, C = Q/V। C क्या है, धारिता है, Q आवेश है, V क्या है, विभव या विभवांतर है। Q जो है वो तो Q है ही, हमें V देखना है, इस गोले पर V का मान देखना है। ओके, ये गोला A है आपका और ये गोला क्या है आपका, B है। यहाँ जो विभवांतर है वो 0 है, यहाँ विभवांतर होगा कुछ, यहाँ विभवांतर 0 क्यों है, विभव 0 क्यों है, क्योंकि ये भूसंपर्कित है, क्योंकि ये भूसंपर्कित है, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं इसको, भूसंपर्कित। उसके बाद देखिए आगे
परिभाषा का काम हो गया, परिभाषा से चित्र बन गया हमारा, परिभाषा से हमारा चित्र बन गया है। देखिए भीतरी गोला ए पर स्वयं के कारण विभव। थर्ड चैप्टर में आपने विभव का सूत्र पढ़ा है, विभव का सूत्र थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा है, V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। यहाँ इसकी आउटर सरफेस, भीतरी गोले की आउटर सरफेस पर हम विभव का मान देख रहे हैं, जिसको मैं नाम दे सकता हूँ VA1। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूले के अनुसार जो हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है 1/4πε0 Q/R। जहाँ आप ε0 जानते हैं, ε0 क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। VA1 हम निकालेंगे तो इसी अकॉर्डिंग फॉर्मूला लेके चलेंगे, 1/4πε0 एंड आवेश कितना है +Q अपॉन ये डिस्टेंस, यहाँ केंद्र से इसकी डिस्टेंस जहाँ हम निकाल रहे हैं कितनी है R1। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखिए गोला A पर बाहरी गोला B के कारण विभव। देखिए स्वयं के कारण तो इस पर विभव है ही, इस पर चार्ज है तो उसके कारण तो विभव है ही। इस पर नेगेटिव यानी -Q चार्ज है, ये कितना चार्ज है -Q चार्ज है, ये -Q चार्ज पर के कारण ही इस पर क्या होगा विभव होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ VA2, ऐसा लिख लेता हूँ मैं इसको। तो वो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 1/4πε0 -Q अपॉन R2। अब हम रेडियस, ये हमने R2 ली है, सॉरी ये R2 ली है, तो ये R2 है, ये आपकी R1 है, R1। ठीक है, ये जो बाहरी रेडियस है आपकी त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या वो R1 है और अंदर की त्रिज्या जो है वो R2 है। तो ये जो है इस गोले के कारण, खुद के कारण, स्वयं के कारण जो विभव है इसकी सरफेस पर, वो तो VA1 हो जाएगा और रेडियस हम क्या ले लेंगे यहाँ, ये R2 ले लेंगे। और इस गोला A पर इस बाहरी गोले B के कारण जो विभव होगा वो VA2 होगा और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये हो जाएगा। अतः भीतरी गोला, चालक गोले हैं ध्यान रखना, भीतरी गोला A पर कुल विभव जिसको मैं VA नाम देता हूँ, VA1 प्लस VA2। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको मुझे लगता है क्लियर होगा, कोई दिक्कत? ओके, पॉज करके आप इसको समझ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ VA1 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें और VA2 की वैल्यू पुट करेंगे। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो समीकरण 3 में समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर, तो समीकरण में हम मान रखते हैं तो ये VA इज इक्वल टू VA1 कितना है 1/4πε0 प्लस Q अपॉन R2 माइनस प्लस 1/4πε0
माइनस क्यू अपॉन R1। ओके, यहाँ से फिर मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर वी ए इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q अपॉन R2 माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R1। नो प्रॉब्लम, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों अपने टर्म से हम यहाँ कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा आपको लग रहा है, Q अपॉन 4πε0। अंदर क्या बचेगा 1/R2 माइनस 1/R1। ओके, आगे की इक्वेशन वी ए इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। यहाँ से हम LCM ले लेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे R2 R1। यहाँ ऊपर बचेगा R1 माइनस R2। ये हो गया है आपका चालक गोला A की सतह पर विभव का मान। चालक गोला A की सतह पर विभव का मान हो गया है ये। अब देखिए, चालक गोला A की सतह पर विभव का मान हो गया है ये, क्योंकि बाहरी चालक गोला B भूसंपर्कित है बाहरी चालक गोला B भूसंपर्कित है, इसलिए क्या होगा, इसलिए इस पर विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। बाहरी चालक गोला B भूसंपर्कित है, अतः इस पर विभव का मान 0 होगा। अतः VB इज इक्वल टू 0। VB क्या हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये भूसंपर्कित है और किसी भी चालक गोले को यदि भूसंपर्कित कर दिया जाता है, किसी भी चालक वस्तु को यदि भूसंपर्कित कर दिया जाता है, तो उस पर ऑटोमेटिकली जो विभव का मान है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब आगे देखिए, यहाँ से हम यहाँ चलते हैं। चालक गोले A व B के मध्य विभवांतर, चालक गोला A व B के मध्य विभवांतर, इसको हम लिखेंगे कैसे, VBA, और इसको हम फिर लिख सकते हैं VB माइनस VA, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, चालक गोला A व B के मध्य जो विभवांतर है वो आपके पास में कितना है, VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA। यहाँ VB का मान कितना है, यहाँ VB का मान कितना है, 0 है, 0 है। तो हम देखेंगे VBA इज इक्वल टू 0 माइनस Q अपॉन 4πε0, Q अपॉन 4πε0 एंड R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। इसको एक बार और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ें आई हैं। ठीक है,
यहाँ हमारे पास में वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 आया है, R1 माइनस R2 अपॉन R2 R1 आया है। बाहरी चालक गोला भी भूसंपर्कित है, अतः इस पर विभव का मान VB इज इक्वल टू 0 होगा। यदि हम इसको ऐसा लिखना चाहें, यदि हम इसको एक दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं कि जैसे हमने इसको लिखा VAB, तो उसको लिखेंगे हम VA माइनस VB। ठीक है, हमने कैसे लिख दिया इसको, VAB बराबर VA माइनस VB। अब देखिए VA की वैल्यू तो ये है और VB की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि VB क्या है, भूसंपर्क सिरा है और भूसंपर्क के सिरे पर इसका मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। भूसंपर्क के सिरे पर इसका मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, VAB इज इक्वल टू VA का मान कितना है, Q अपॉन 4πε0 R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2 L माइनस 0। तो यहाँ से हम देखेंगे कि सिरे A और B के मध्य विभवांतर कितना है, Q अपॉन 4πε0 R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 4। ठीक है, उसके बाद देखिए गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू आवेश बटे विभवांतर, आवेश बटे विभवांतर। कब, यदि माध्यम निर्वात हो या यदि निर्वात हो। निर्वात होने की कंडीशन में हम यहाँ गोलीय संधारित्र की धारिता C देख रहे हैं। C इज इक्वल टू आवेश कितना है, Q, विभवांतर कितना है, VAB। तो यहाँ से देखो Q अपॉन VAB कितना है, Q अपॉन 4πε0 एंड R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। उसके बाद में यहाँ से देखिए C इज इक्वल टू Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों टर्म ऊपर चली जाएंगी, तो 4πε0 और अपने पास में बचेगा R1 R2 अपॉन R1 माइनस R। तो ये है गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये है गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक। कब, यदि निर्वात हो, क्योंकि यहाँ ε0 क्या है, निर्वात की विद्युशीलता है। 4πε0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। कब, जब माध्यम निर्वात हो या हवा हो, माध्यम हवा या निर्वात के लिए। ठीक है, ओके। अब देखिए, यदि समझ में आ गया होगा सबको, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ शुरू से। गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं, परस्पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश, परस्पर समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त समान आकृति वाले संकेंद्रीय चालक गोलों से निर्मित युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाती है। यहाँ आपके पास में एक गोला है, ये भीतरी गोला है, ये बाहरी गोला है। बाहरी गोला हमेशा खोखला रहेगा, भीतरी गोला हमेशा खोखला भी रह सकता है और ये ठोस भी रह सकता है। भीतरी गोले की त्रिज्या R2 है, बाहरी गोले की त्रिज्या R1 है। इस गोले का नाम A दिया गया है, इस गोले का नाम B दिया गया है। इस बाहरी गोले को हमने भूसंपर्कित कर दिया है, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र 0 है, इसकी सतह पर विभव का मान भी 0 है। हमने फिर इस भीतरी गोले को
Q आवेश से आवेशित किया है, प्लस Q चार्ज दिया है इसको। प्लस Q चार्ज देने के उपरांत इस बाहरी गोले की जो भीतरी सतह है इस पर प्रेरण के द्वारा ऋण आवेश आ जाता है, नेगेटिव आवेश आ जाता है, और इन आवेशों के कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E भी जनरेट हो जाता है। तो हम सबसे पहले इस गोले पर, जो ये गोला A है आपका, यानी भीतरी गोला है, इसकी सतह पर हम विभव का मान देखते हैं। पहले तो स्वयं के कारण देखते हैं, स्वयं के आवेश के कारण जो विभव है इसका, फिर उसके बाद में गोला B पर जो आवेश है उसके कारण इस पर हम विभव का मान देखते हैं। तो हमने VA1 और VA2 करके दोनों के कारण इस पर विभव का मान निकाला। उसके बाद हमने इस पर भीतरी गोले पर टोटल विभव की गणना की, वो दोनों को जोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि इन गोलों के मध्य का जो विभवांतर है जो हमने निकाला VA, ये तो टोटल विभव हो गया इस पर, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों के मध्य चालक गोले A व B के मध्य विभवांतर निकाला है इस प्रकार से। तो हमारे पास में VAB = Q/4πε0 R1 - R2/R1R2 आ गया है। उसके बाद हम जानते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता, यदि हम C मान लेते हैं गोलीय संधारित्र की धारिता C है, तो हम जानते हैं कि धारिता का सूत्र क्या होता है, आवेश बटे विभवांतर। आवेश यहाँ Q है और विभवांतर VAB है। यहाँ से मैंने VAB का मान उठा के इसमें रख दिया समीकरण 4 से। ये समीकरण 4 से इस VAB का मान मैंने यहाँ रख दिया Q/4πε0 R1 - R2/R1R2। Q से Q कैंसिल आउट हो जाता है, नीचे वाली टर्म ऊपर पहुँच जाती है 4πε0 R1R2/R1 - R2। ये क्या हो गई, गोलीय संधारित्र की धारिता। कब है ये गोलीय संधारित्र की धारिता? जब माध्यम या तो हवा हो और या हो निर्वात। अब देखिए आगे, यदि माध्यम हवा या निर्वात हो तो गोलीय संधारित्र की धारिता C = 4πε0 R1 R2/R1 - R2। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए, यदि हवा या निर्वात के स्थान पर εr परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम हो तो उस गोलीय संधारित्र की धारिता उस गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी? Cm, मीडियम ले लेता हूँ, C माध्यम के, वो होगी आपके पास में 4πε0 εr R1 R2/R1 - R2। ओके। चूँकि C = 4πε0 R1 R2/R1 - R2 होता है, अतः हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Cm = Cεr। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि गोलीय संधारित्र में
गोलीय संधारित्र को यदि माध्यम में रखा जाएगा, कोई भी माध्यम होगा, तब इसकी धारिता एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगी, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगी। इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो हमने क्वेश्चन लिखाया था शुरू में। गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं? गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात करने के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो व्यंजक हमने प्राप्त किया C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ये व्यंजक तब प्राप्त हुआ है जब माध्यम हमारे पास में हवा है या माध्यम कुछ भी नहीं है, निर्वात है। यदि एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम है, हवा या निर्वात की जगह उस गोले में एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम है, तब हमारी जो गोलीय संधारित्र है उसकी धारिता Cm = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2 होगी। और हम जानते हैं कि ये C जो है वो निर्वात के लिए है, आप ध्यान रखना, निर्वात या हवा के लिए C है। उसकी वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। ओके, चलो साहब। तो फिर उसके बाद हमने ये फॉर्मूला जो है यहाँ से Cm = C 4 पाई एप्सिलॉन, देखो ये एप्सिलॉन R को अलग रखो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 R1 माइनस R2 ये किसके बराबर है? C के बराबर। तो हमने यहाँ C रख दिया है और एप्सिलॉन R का इसमें क्या कर दिया है? गुणा कर दिया है। इस बात से हम एक बात समझ सकते हैं कि गोलीय संधारित्र को यदि किसी माध्यम में रखा जाता है या इनके मध्य कोई माध्यम होता है तो तब इसकी धारिता एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है निर्वात की अपेक्षाकृत। ओके, चलो साहब, अब इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। एक गोलीय संधारित्र जिसकी बाहरी व भीतरी, एक गोलीय संधारित्र जिसकी बाहरी व भीतरी गोलों की त्रिज्याएं बाहरी व भीतरी गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर व 1 सेंटीमीटर हैं एवं इसे 8 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है। इस गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को पढ़ते हैं दोबारा कि एक गोलीय संधारित्र है जिसकी बाहरी एवं भीतरी गोलों की त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर व 1 सेंटीमीटर है एवं इसे 8 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है। इस गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। आप इनकी त्रिज्याएं चेंज भी कर सकते हैं। 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बहुत छोटी हैं, इनको आप मीटर में भी लिख सकते हैं, चाहो तो सेंटीमीटर में भी, लेकिन मीटर में ही लिखना सही रहेगा, मीटर, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी यूनिट हो जाएगी। एक गोलीय संधारित्र जिसकी बाहरी व भीतरी गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 2 मीटर व 1 मीटर हैं एवं इसे 8 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है। इस गोलीय संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए।
सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी एप्सिलॉन आर परावर्तितांक वाले माध्यम में रखे गोलीय संधारित्र की धारिता, हम जानते हैं कि किसी एप्सिलॉन आर परावर्तितांक वाले माध्यम में रखे गोलीय संधारित्र की धारिता Cm इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। यहाँ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 8 है। R1 क्या है? बाहरी गोले की त्रिज्या, वो कितनी है? 2 मीटर। और R2 क्या है? भीतरी गोले की त्रिज्या, वो कितनी है? 1 मीटर। और चूँकि हम जानते हैं, चूँकि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/k एवं k इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। सबकी वैल्यूज हमको पता चल गई हैं, सबकी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो Cm इज इक्वल टू, देखिए इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्या लिख दिया है? 1/k। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 8 है। R1 एंड R2 यानी 2 × 1 और ये 2 - 1। 1/k कितना है आपके पास में? k का मान कितना है? 9 × 10⁹ है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 × 2 अपॉन 9 × 10⁹ एंड ये 1 आएगा ही, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ से 8 × 2 करते हैं 16/9 और ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁹ ये किस में आएगा? फैरड, क्योंकि धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरड होता है, ठीक है। इसके आगे मैं यहाँ देखता हूँ तो Cm इज इक्वल टू 9 का भाग इसमें देते हैं, 9 × 9। उसके बाद कितने बच गए हैं? 7 बच गए हैं। लगा दिया है इसमें पॉइंट, 70 हो गए हैं। उसके बाद में 70 हो गए हैं, उसके बाद 7 आ जाएगा, ठीक है। 9 का भाग इसमें देते हैं, 9 का भाग एक बार गया है, इसमें बच गए हैं कितने? 7 बच गए हैं। 70 हो गया है, 9 × 7 63 हो गए हैं। फिर ये हो गया है इंटू 10⁻⁹ फैरड, या इसको हम लिख सकते हैं Cm इज इक्वल टू 1.77 नैनो फैरड। कैलकुलेशन में मिस्टेक थोड़ी चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक 9 का भाग इसमें देके अपने पास में जो भी आंसर आ रहा है एक्चुअल, ठीक है। ओके, आगे मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।